गुड आफ्टरनून टू ऑल। देखिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि हम जो कॉस्ट शीट बनाते हैं उसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। देखिए कि यहाँ पे दिया है स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन दिया है कि आप जो एक कॉस्ट शीट बनाते हैं इसमें क्या क्या जो आइटम रहते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। देखिए यहाँ पे ये वाला है परफॉर्मा पे कॉस्ट शीट का परफॉर्मा है और इसमें आउटपुट यूनिट्स में होता है, कितना आउटपुट या फिर बोल सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट में यहाँ पे रहेगा। उसके बाद पर यूनिट, एक यूनिट यहाँ पे मान लीजिए 10,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है तो 10,000 यूनिट के लिए जितना सारा टोटल कॉस्ट है रिलेटिंग टू मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट को आप इस कॉलम में रखेंगे और उस हिसाब से और एक जो कॉस्ट का कि पर यूनिट कितना होगा कॉस्ट आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है, मान लीजिए यहाँ पे 10,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है तो आपको यहाँ पे उस हिसाब से बता देना है कि यहाँ पे मान लीजिए आउटपुट हुआ है 1,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है। 1,000 यूनिट्स यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट है 10,000 है, ठीक है। तो उसी हिसाब से बता सकते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट हुआ है तो यानी कि 10,000 डिवाइड बाई 1,000 हो जाएगा 10 रुपीज। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। जो जो आइटम है, आइटम ऑफ कॉस्ट है, तो आपको टोटल आइटम कॉस्ट को आपको कंसीडर करना है। उसके बाद पर यूनिट कितना हो रहा है आप यहीं से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी देखिए पहले आते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके पास कुछ आइटम या फिर कुछ रॉ मटेरियल प्रीवियस ईयर से होगा। आप जब बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली, तो ऑटोमेटिक प्रीवियस ईयर में कुछ रॉ मटेरियल आपके पास स्टॉक होगा। तो आपको उसी रॉ मटेरियल को या फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेना है। उसके बाद आपने कितना परचेज किए हैं। तो मान लीजिए आपके पास था प्रीवियस साल का 100 यूनिट या फिर 100 रुपया का रॉ मटेरियल था। उसके बाद आपने 200 रॉ मटेरियल परचेज किए, ठीक है। अभी आपके पास ये दोनों मिलाकर कितना है, ये 300 रुपया का रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आप सेल कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट या फिर नंबर ऑफ सेल कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 200 यूनिट। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा, तो यहाँ पे 100 रुपये ही होगा, 100 रुपये ही होगा। या फिर बोल सकते हैं क्लोजिंग में मान लीजिए 100 रुपया शो कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे 100 रुपये है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कितना रॉ मटेरियल या फिर बोल सकते हैं कितना रॉ मटेरियल बेचे होंगे, 200 रुपया ही बेचे होंगे। ऑटोमेटिक जो कॉस्ट है 200 रुपया का या फिर रॉ मटेरियल जो कंज्यूम किए हैं 200 रुपया ही कंज्यूम किए या फिर 200 यूनिट, यूनिट में आप देखेंगे तो 200 यूनिट ही कंज्यूम किए। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेशन के लिए ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, उसके बाद कितना परचेज किए हैं रॉ मटेरियल, और उसके बाद
दोनों को मिलाकर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, या फिर कितना क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास, ये हटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे क्या कि रॉ मटेरियल इतना कंज्यूम्ड हुआ है। रॉ मटेरियल इतना कंज्यूम्ड हुआ है किसके लिए, इतना यूनिट आउटपुट के लिए, इतना यूनिट आउटपुट के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है इतना। उसके बाद आप यहाँ पे लेबर वगैरह और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जितना सारा है आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे जब रॉ मटेरियल यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, तब क्या आएगा, जितना सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा तभी उसे हम प्राइम कॉस्ट मानते हैं। तो उस हिसाब से प्राइम कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेशन हो सकता है कि टोटल प्राइम कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में जितना सारा फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, या फिर जितना सारा फैक्ट्री का जो जो खर्चा है, ये वाला यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद टोटल करेंगे, और हर एक आइटम का पर यूनिट कॉस्ट भी आपको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वर्क कॉस्ट, यानी कि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट। उसके बाद हम लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ओवरहेड। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि आपने जब गुड्स प्रोड्यूस किए उसका कॉस्ट कितना है। उसके बाद आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग स्टॉक कितना था फिनिश्ड गुड्स का और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब आपने जो गुड सोल्ड किए हैं, गुड सोल्ड किए उसका कॉस्ट कितना है। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा, गुड्स सोल्ड किए तो उसका कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद प्रॉफिट, या फिर आप चाहते हैं तो प्रॉफिट में ऐड करना, यानी कि ये वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो उसके बाद आप प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, जितना कॉस्ट है और उसमें से प्रॉफिट ऑब्वियसली ऐड करेंगे आप प्रॉफिट, 10%, 20%, 30%, 40%, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ऐड करना है सेल का, कॉस्ट ऑफ सेल का कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। नॉर्मली 10 to 30% आप चार्ज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको मार्केट का सिचुएशन देख के आपको ऐड करना है। तो आप लॉस में सेल करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि हमेशा, इतना सारा बिजनेस है, हमेशा उसका कॉस्ट जितना है उसका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में सेल करेगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कि कभी कभी क्या हो सकता है कि कंपनी चाहता है कि मार्केट में जो कट थ्रोट कंपटीशन है, वो चाहता है कि कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कंपटीशन मार्केट में मोनोपोली चार्ज कर लिए, तो ये क्या कर सकता है, उसका कॉस्ट जितना है उससे लेस अमाउंट ऑफ, लेस कॉस्ट का मटेरियल, लेस कॉस्ट का प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे लॉस में जितना कॉस्ट है उससे थोड़ा लॉस में भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बियर करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो लॉस में यहाँ पे बियर करेगा तो लेस लॉस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस बियर करेगा तो लेस करेंगे। उस हिसाब से आ जाएगा सेलिंग प्राइस, अभी आ जाएगा। उसके बाद ये वाला दिया है
देखिए फैक्ट्री का इलिस्ट्रेशन दिया है 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो एक फैक्ट्री में 20,000 यूनिट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है इन द मंथ ऑफ सितंबर 2018। सितंबर 2018 को प्रोडक्शन है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कॉस्ट शीट प्रिपेयर कीजिए और कॉस्ट पर यूनिट आपको प्रिपेयर करना है। देखिए यहाँ पे कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया है कितना 2 लाख, डायरेक्ट वेजेस दिए 1,60,000, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए 40,000, फैक्ट्री ओवरहेड दिया 80,000, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है 60,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है 60,000। तो अभी आपको कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2018 को। अभी आप आउटपुट लिखना है, जैसे कि कितना आउटपुट आप बना रहे हैं यूनिट्स में आपको ऊपर मेंशन करना है। टोटल आउटपुट प्रोडक्शन हुआ है कि 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स का पर यूनिट कॉस्ट कितना है और टोटल कॉस्ट कितना है आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। पहले देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कितना है। डायरेक्ट मटेरियल देखिए 2 लाख हुआ है, तो 2 लाख है डायरेक्ट मटेरियल। टोटल कॉस्ट हुआ है तो टोटल कॉस्ट में लिखेंगे और कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में नीचे में आपको वर्किंग नोट लिखना है। उसके बाद पर यूनिट कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, यह आ जाएगा 10 रुपीज पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल लगता है 20 रुपया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट टोटल है 1,60,000। अभी पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1,60,000 डिवाइडेड बाई 20,000, ये हो जाएगा 8 रुपीज पर यूनिट। उसके बाद अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल है 40,000। 40,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 20,000, ये आ रहा है 20 रुपया पर यूनिट, सॉरी 2 रुपीज पर यूनिट। उसके बाद आप प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके ये टोटल आता है 4 लाख। ये 2 लाख 1,60,000 और 40,000, ये टोटल हो रहा है यहाँ पे। ये टोटल ये तीनों को मिलाकर हो रहा है प्राइम कॉस्ट। ये वाला आई को ले सकते हैं, प्राइम कॉस्ट आ रहा है कितना 4 लाख। और इसका पर यूनिट प्राइम कॉस्ट एक मटेरियल का निकाल सकते हैं। तो पर यूनिट कोई मैनेजर पूछेगा कि प्राइम कॉस्ट कितना हुआ है बताइए, प्राइम कॉस्ट यहाँ पे बता देंगे 20 रुपीज पर यूनिट और टोटल है 4 लाख। तो नॉर्मली क्या होता है प्राइम कॉस्ट जो होता है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है। उसके बाद जो खर्चा होता है ये वाला जो प्राइम कॉस्ट होता है 60-70% एक प्रोडक्ट का 60-70% कॉस्ट प्राइम कॉस्ट ही होता है। ये याद रखिए, एक मटेरियल का एक गुड्स का जो प्राइम कॉस्ट होता है ये होता है 60-70% ऑफ टोटल कॉस्ट। उसके बाद हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री में जो जो खर्चा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो 80,000, ये हो रहे हैं 4,80,000 और पर यूनिट कॉस्ट आ रहे हैं 24 रुपीज। ठीक है, अभी ये वाला कि देखिए कि फैक्ट्री ओवरहेड का कॉस्ट देखिए 80,000 है, ये ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे वार कॉस्ट आ जाएगा कितना, यहाँ पे 24 रुपीज पर यूनिट। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देखिए कितना यहाँ पे। और एक बात कि आपको जब यहाँ पे कि परसेंटेज वाइज करना है कि और मैनेजर चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेट टोटल कॉस्ट का ऑफिस या फिर बोल सकते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंटेज है।
ये वाला जानने के लिए या फिर इससे आप क्या कर सकते हैं, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना परसेंट टोटल कॉस्ट है, कितना 6 लाख, यहाँ पे 6 लाख हुआ है टोटल कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे 6 लाख का 80,000 कितना परसेंट होगा, आप निकाल सकते हैं 80,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 कर सकते हैं। ये वाला क्या आएगा कि कितना परसेंटेज है आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड टोटल एक्सपेंसेस का कितना परसेंटेज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे कर सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, यानी कि लगभग 13.33, यानी कि 13% आ रहा है। उसके बाद हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये वाला लगभग ये वाला 13% आ रहा है। प्राइम कॉस्ट देखिए कितना परसेंट, 4 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100 करेंगे, 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 67 और 66.6, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं 67% लगभग आ रहे हैं टोटल कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है, 67% आ रहा है, यानी कि 4 लाख डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, ये वाला कितना आएगा, लगभग 67% आ रहा है। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देखेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना आएगा कि टोटल है 60,000 और पर यूनिट आएगा कितना कि टोटल यहाँ पे कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट इंटू 100, ये 3 रुपीज आ रहा है पर यूनिट। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जब ऐड करते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, प्रोडक्शन किए का कॉस्ट। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, टोटल है 60,000, पर यूनिट आएगा 3 रुपीज, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहे हैं कि 6 लाख, और यहाँ पे 30 रुपीज आ रहे हैं पर यूनिट। तो ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला स्क्रीनशॉट ले जाइए। उसके बाद देखिए दीपंकर नंद, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, देन चलिए। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मेट में कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, कितना मटेरियल यूज हुआ है प्रोडक्शन में, इसको आप कैलकुलेशन के लिए, यानी कि आपने जो प्रोडक्शन किया है तो उसका कॉस्ट क्या है, कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल क्या है, या फिर आपने जो प्रोडक्शन किया है उसका डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, आपने कितना मटेरियल परचेज किए हैं। कैरेज और फ्रेड वगैरह आपने कितना दिए हैं परचेज के टाइम में, यानी कैरेज और फ्रेड ऑन परचेजेस,
परचेजेस के टाइम में आपने जो परचेज कर रहे हैं गुड्स, वहाँ पे कुछ केरेस किए हैं, स्टॉक वगैरह बढ़ा दिए होंगे, तो ये किसका फेयर जो है इसमें ऐड होते हैं। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड अवेलेबल फॉर यूज, ये वाला जो टोटल ऐड करेंगे, तो आपने ओपनिंग कितना था और रॉ मटेरियल ऐड कितना किया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया। उसके बाद ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कि आपके पास इतना मटेरियल है, यूज कर ले। तो उसके बाद क्लोजिंग यानी कि एक ईयर एंड में कितना रॉ मटेरियल या फिर स्टॉक कितना है, ये आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपको मिल रहे हैं, मान लीजिए टोटल हो रहे हैं कि 500 यूनिट और ये 500 रुपीज, और यहाँ पे स्टॉक हो रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक बता रहे हैं 100, यानी कि ऑटोमेटिक जो 400 जो है 400 रुपीज है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और डायरेक्ट मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है 400 रुपीज का। यहाँ पे दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज आउटवर्ड, प्रोडक्शन वेजेस। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो कैरेज आउटवर्ड का मतलब है, ये इनवर्ड का मतलब क्या है, आउटवर्ड का मतलब क्या है। इनवर्ड का मतलब है परचेज करने के टाइम में, जब आप परचेज करते हैं मटेरियल, उसके टाइम में कुछ कैरेज दिए हैं। और कैरेज आउटवर्ड का मतलब उसके बाद, परचेस करने के बाद, यानी कि बोल सकते हैं सेलिंग के टाइम में कुछ कैरेज दिए हैं, ये नहीं जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन कैलकुलेशन में। उसके बाद देखिए आपको जैसे कि नॉर्मल सा लेना है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था 40,000, उसके बाद आपने रॉ मटेरियल ऐड किए, परचेज किए 2,40,000, टोटल आपके पास हो जाएगा 2,80,000, 2,80,000। उसके बाद आपने क्या किए, कुछ परचेज जो रॉ मटेरियल है, हम देखें ये टोटल हो जाएगा 2,80,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस और केरेज इनवर्ड आपको ऐड करना है इसमें, यानी कि 2,80,000 प्लस इसमें 20,000 होगा, यानी कि 2 लाख, यानी 2,80,000 प्लस 20 यानी कि 3 लाख हो जाएगा। उसके बाद ये क्या किया है, अच्छा, और इसमें टोटल करके यहाँ पे ऐड किया है, तो सही बात है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें कि तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, रॉ मटेरियल परचेज कितना किया, फिर कैरेज ऐड करते हैं परचेज के टाइम में, टोटल हो रहा है इसका कॉस्ट, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टोटल हो रहा है 3 लाख। उसके बाद क्या है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड यानी कि जो सेलिंग करने के टाइम में जो कैरेज है, ये इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, इस वजह से इसको आप नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन वेजेस। प्रोडक्शन वेजेस क्या है, ये वाला डायरेक्ट वेजेस नहीं दिए, प्रोडक्शन के टाइम में वेजेस, तो आपको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्लोजिंग स्टॉक, कितना क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल आप जब लेस करेंगे इस टोटल में, तो यहाँ पे आएगा जो आपका कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक यानी टोटल आपने आपके पास था इतना, परचेज किया इतना, और बाकी पड़ा है ईयर एंड में 50,000, तो ऑटोमेटिक ये जो है 2,50,000 है, ये 2,50,000 क्या है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन। ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसी हिसाब से एसेटलमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट भी आप एसेटन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेजेस कितना पेड हुआ है, कितना वेजेस पेड हुआ है, आप पहले कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब कितना बाकी है, दिए नहीं है तो इतना पे किए हैं, 10 रुपया पे किए हैं, बाकी है 20 रुपया दिए नहीं है, तो इस साल का वेजेस है तो आपको ऐड करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला 30 रुपीज। उसके बाद प्रीपेड वेजेस का मतलब इस साल का जो पेड किए हैं उसमें से, तो उसमें से इस साल का वेजेस नहीं है, दूसरा साल का वेजेस हम दे दिए प्रीपेड वेजेस, तो इसको लेस करेंगे। ठीक है, इसको लेस करेंगे, जो अमाउंट आ जाएगा ये होगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर यूज इन प्रोडक्शन। देखिए उस हिसाब से एक जो फैक्ट्री ओवरहेड में और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में बहुत सारा क्या दिया है कि ये आइटम दिया है, इसको आप देख सकते हैं। स्टॉक और रॉ मटेरियल फास्ट अप्रैल 90 को दिया है, ये वाला 24,000 दिया है, उसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। स्टॉक और रॉ मटेरियल ऑन 30 अप्रैल 2000 या फिर 1990, और इसका जो वैल्यू दिया है 31,000, इसका मतलब ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, रॉ मटेरियल परचेज कितना दिया है, अच्छा दीपंकर आप बोल रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे दोबारा, अच्छा ओके। कौन सा कॉस्ट शीट को दोबारा एक्सप्लेन करूं मैं? जो आप फॉर्मूला बोल रहे हैं कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट का मतलब है, फॉर्मूला बता रहे हैं क्या, पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला? पर यूनिट कॉस्ट का आप फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, आप लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। और आप जो बता रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, इसका एक्सप्लेनेशन है कॉस्ट यूनिट का, जो आप बोल सकते हैं कि आप जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो आपको क्या करना है कि जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में जो जो आइटम होता है उसी आइटम को आपको पुट करना होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, कौन सा ऑफिस ओवरहेड में जाएगा, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा, और कौन सा सेलिंग एंड अदर ओवरहेड में जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। परचेज ऑफ, अभी देखिए कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल जो परचेज हुआ है देखिए कितना, 1,10,000। प्रोडक्टिव वेजेस 75,000। ड्राइंग्स ऑफिस सैलरीज 7,800। उसके बाद काउंटिंग हाउस सैलरीज ये दिया 8,500। Freight on purchase of material 6,000। रेंट रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दिया है फैक्ट्री का, ऑटोमेटिक फैक्ट्री का दिया है तो फैक्ट्री का ही खर्चा में जाएगा। और रेंट रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफिस का दिया है तो आपको वही वाला सेम दिया है,
फिर भी ऑफिस लिख दिया, यानी कि ऑफिस का रेंट रेट टैक्सेस ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, मैंने बता दिया था। रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे होता है? ये होता है फैक्ट्री में या ऑफिस में? फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। गैस एंड वाटर चार्जेस, फैक्ट्री दिए है तो फैक्ट्री का खर्चा में जाएगा। गैस एंड वाटर वही वाला ऑफिस में दिए है चार्जेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस में आपको लेना है। जनरल एक्सपेंसेस, उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पे होता है? नॉर्मली आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ले सकते हैं। मैनेजर सैलरी 3/4 टाइम devoted to factory and half 1/4 time devoted to office। मैनेजर सैलरी जितना होगा, जितना मैनेजर सैलरी होगा उसका 3/4 टाइम, उसका 3/4 टाइम फैक्ट्री खर्चा में जाएगा, और 1/4 टाइम किस खर्चा में जाएगा? ऑफिस खर्चा में। यानी कि 24,000 जो टोटल है उसका 3/4 टाइम 24,000 इंटू 3/4 जितना होगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे काटेंगे तो 3/4 कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू 3, 18,000 आएगा किसमें? फैक्ट्री में। और जो रेस्ट वाला पार्ट होता है किसमें जाएगा? आपका जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस में। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन किस में जाता है? ये होता है आपका फैक्ट्री में, फैक्ट्री खर्चा में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स, डायरेक्टर्स फीस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब खर्चा आपको अलग अलग कैटेगरी में आपको कंसिडर करना है। देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पे कैलकुलेशन करें कैसे कि कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 24,000, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स परचेस, यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस कितना दिया है कि आप परचेस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 1,10,000 प्लस यहाँ पे फ्रेट ऑन परचेजेस, यानी कि परचेज के टाइम में भाड़ा वगैरह 6,000 दे रहे हैं, टोटल हो रहे 1,16,000। और ये आ रहे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, इतना मटेरियल अवेलेबल यूज करने के लिए मटेरियल अवेलेबल है। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक कितना बच्चा है? ये वाला 31,000, तो यहाँ पे आ रहा है कितना? जो रेस्ट वाला पार्ट 1,09,000 हो रहा है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के बाद कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर कितना है? 75,000, और ये आ जाएगा 1,84,000 प्राइम कॉस्ट है। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब है, और लेबर यहाँ पर और क्या दिया है? हाँ, प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब लेबर वगैरह है खर्चा। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब प्रोडक्शन में इतना खर्चा हुआ है 75,000, उसको हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट लेबर में। उसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड में रिलेटेड जितना सारा फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा है इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे इसमें, और आप पुट करेंगे ड्राइंग ऑफिस सैलरीज यहाँ पे
रेंट रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस फैक्ट्री का दिया है। रेंट रेट टैक्सेस फैक्ट्री का दिया है, देखो यहाँ पे 9,000। यहाँ पे लिया है ड्राइंग्स ऑफिस सैलरीज, यहाँ पे 7,800। यहाँ पे ऑफिस सैलरी ड्रॉ किया है, बोला नहीं है कि कौन ड्रॉ किया है। और आप यहाँ पे इसको आप ले सकते हैं, और फैक्ट्री में ले सकते हैं या फिर ले सकते हैं नॉर्मल, क्या किस में लेना चाहिए कि आपका ऑफिस ओवरहेड में होना चाहिए। उसके बाद रेंट रेट टैक्सेस के बाद आता है रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयरिंग हुआ है खर्चा। गैस वाटर चार्जेस, ये नॉर्मली गैस वाटर चार्जेस ऑफिस में हो सकते हैं, फैक्ट्री में हो सकते हैं, तो यहाँ पे फैक्ट्री वाला पार्ट फैक्ट्री में लेंगे। उसके बाद वो मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी नॉर्मली कुछ नहीं दिया होता तो आप किस में लेते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कुछ पर्सन, 3/4% किस में आएगा, फैक्ट्री में आएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड में आपको ऐड करना है मैनेजर सैलरी का 3/4%। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन किस में आता है, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होते हैं। तो आपको प्लांट एंड मशीनरी जी था उसका डेप्रिसिएशन भी फैक्ट्री खर्चा में आपको ऐड करना है। और ये आ जाएगा टोटल यहाँ पे 49,300 टोटल आ जाएगा। और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को जब ऐड करेंगे ये वाला आ जाएगा, वाट कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन दिया है क्या, नहीं है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन नहीं दिए तो आपको यहाँ पे नहीं करना है। और देखिए कि यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में देखिए यहाँ पे कौन सा खर्चा आता है। काउंटिंग हाउस सैलरीज, ये काउंटिंग हाउस सैलरीज यहाँ पे आता है। ऑफिस रेंट, डायरेक्टर फीस, ऑफिस सैलरीज, जनरल चार्जेस। मैंने बताया था जनरल चार्जेस जो है नॉर्मली ऑफिस का कुछ कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होते हैं। तो आपको इसको आपको कहाँ पे ट्रीट करना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ट्रीट करना है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में कैरेज जाएगा, और वही बात ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जाएगा। सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन जो है, सेल्समैन का सैलरी है या फिर कमीशन वगैरह है, यहाँ पे जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है रिलेटेड है, ये खर्चा भी जाएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। उसके बाद ये खाली दिया है उसका और एक अलग अलग जो पॉइंट है कॉस्ट शीट निकालने के लिए, ये खाली फॉर्मेट आपको देख लेना है, कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका फॉर्मेट। अभी हम पढ़ेंगे जॉब कॉस्टिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग क्या है, और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि define job costing and describe its special features। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जॉब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना होता है। इवैल्यूएट जॉब कॉस्टिंग एज अ मेथड ऑफ कॉस्ट एसेटमेंट के लिए अलग अलग जॉब का अलग अलग इसका कॉस्ट शीट बनाना होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, इन ए फार्म इज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का प्रोडक्ट का मतलब एक ही टाइप का प्रोडक्ट
आप बनाते हैं। तो जब क्या होता है कि जब एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। तो जब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट बनाते हैं where a firm is engaged with undertaking small jobs involving different amount of material, labor, overhead costs such as automobile repair shop, इंटीरियर डेकोरेटर्स और फर्नीचर मेकर्स, ये सब अलग अलग क्या है, यूनिट है, अलग अलग जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते हैं। तो नॉर्मली इनका क्या होता है कि अलग अलग मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड लगते हैं। यूनिट कॉस्ट, ये कॉस्टिंग मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड, इसमें क्या होगा, यूनिट कॉस्टिंग मेथड अप्लाई नहीं होगा। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड बाय देम इज नोन एज जॉब कॉस्टिंग। जब यहाँ पे जो अलग अलग जो, जैसे कि बोला था, ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप में और इंटीरियर डेकोरेटर्स में और फर्नीचर मेकिंग में, ये जो टाइप का है, बोल सकते हैं कि आपको प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज, तो इसमें आपको क्या करना है, जॉब कॉस्टिंग मेथड आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड एनालाइज्ड जॉब वाइज, अलग अलग जॉब वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को एनालाइज करना होता है। When, however, a firm undertakes big jobs like constructing a building, रोड, ब्रिज, etc, यहाँ पे अलग अलग रोड लिया है तो, या फिर बिल्डिंग लिया है तो कंस्ट्रक्शन के लिए, बनाने के लिए, तो ये इसमें आपको जॉब कॉस्टिंग टेक्निक लगते हैं। और which involves huge sum and long duration, इसमें क्या होता है कि आपको कंप्लीट तो नहीं होता है, जैसे कि आप बनाते हैं कि कोई प्रोडक्शन बना दे, टोटल यूनिट कितना है और इसका अलग अलग कॉस्ट कितना है, तो ये छोटा सा जो बोलते हैं प्रोडक्शन के लिए, या फिर जहाँ पे प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है, एक दिन में या फिर एक महीने में हो जाता है प्रोडक्शन, फिनिश्ड गुड्स हो जाता है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट, तो इसमें आप क्या बना सकते हैं कि जो कॉस्टिंग मेथड, प्रीवियस कॉस्टिंग मेथड कॉस्ट एप्लीकेबल एप्लीकेबल है। जब अलग अलग जो रोड है, या फिर बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह है, रोड है, बिल्डिंग है, तो इस ब्रिज है, तो इसमें तो प्रोडक्ट एक ही है, तो इसमें प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट को बनाना होता है, इसका कॉस्ट क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसको आपको बनाने के लिए इसका जो ड्यूरेशन होता है, इसका ड्यूरेशन यानी कि इसका खत्म होने का ड्यूरेशन, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, इसको बनाने के लिए 2 साल 5 साल लग सकते हैं, या फिर रोड है, रोड को बनाने के लिए 4 साल 5 साल लग सकते हैं, ब्रिज वगैरह है, तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगता है और इसमें प्रोडक्ट वन होता है, तो इस टाइप में आपको जॉब कॉस्टिंग एप्लीकेबल होता है। The special feature of job is that they may remain incomplete by the end of the accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में क्या हो सकते हैं, इनकम्प्लीट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें एक अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ चलते हैं, तो जॉब कॉस्टिंग कितना दिन चलता है, 5 साल 6 साल 10 साल भी चल सकते हैं, तो एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म भी नहीं होता उनका जो काम। Hence, ascertainment of profit and loss is many complexities। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एसेटन करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों है, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट कितना खर्चा किए हैं अभी तो पता नहीं है ना, क्योंकि अभी करेंटली काम चल रहे हैं, तो अभी कितना खर्चा किए हैं ये कैलकुलेशन हो सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट तो फिनिश नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीट जब नहीं हुआ है तो कैसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो इन दिस यूनिट, और यहाँ पे आपको लर्न करना है कि आपको कैसे इस मेथड में आप कर सकते हैं, इसका कॉस्टिंग मेथड क्या हो सकता है। तो अंडर दिस मेथड कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड फॉर ईच जॉब के लिए, रिकॉर्ड करते हैं, कलेक्शन करते हैं, और बैच ऑफ सिमिलर जॉब्स के लिए आपको सिमिलर जॉब के लिए अलग सा टोटल कॉस्ट आपको मेंशन करना है और कंसीडर करना है। और यहाँ पे अलग जॉब है तो
सेपरेट प्रोडक्शन या फिर सेपरेट जॉब नंबर का कितना खर्चा है आपको ऑर्डर नंबर के वाइज आपको मेंशन करना है। यहाँ पे इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि ईच जॉब इज यूनिक, स्पेसिफिक एंड डिसिमिलर। ईच जॉब क्या हो सकता है, यूनिक हो सकता है, अलग हो सकते हैं, सिमिलर नहीं हो सकता है। Each job is undertaken to customers' special requirement and not for stock। तो ऐसा नहीं आप ब्रीज को बनाएंगे और रखेंगे उसके बाद क्या है जो कस्टमर चाहेगा उससे बेच देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट होता है बिल्डिंग, पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है कस्टमर का, उसके बाद बना के उसे देते हैं। तो ऐसा नहीं वहाँ पे बिल्डिंग बना कर रखेंगे उसके बाद कस्टमर को जिस प्लेस में चाहिए उसी प्लेस में शिफ्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसके बाद है कि each job is comparatively of short duration। Each job is capable of identification at all stages of production। Each job's order is separately identified by job order number के द्वारा identify होता है। There is no uniformity in flow of production from department to department। Direct cost of labor, material and expenses are blocked directly against the job order। यहाँ पे किसमें एप्लीकेबिलिटी है, प्रिंटिंग प्रेस में, गैरेज में, फर्नीचर मैन्युफैक्चर में, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। इसका प्रोसीड्योर क्या है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट द जॉब कॉस्ट। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक जॉब कॉस्ट का, एक जॉब का कितना कॉस्ट है आपको पहले एस्टिमेट करेगा करना पड़ेगा। एस्टिमेटिंग is an essential requirement of a job costing procedure। It is helpful for submission of tenders and price quotation। तो आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं या फिर पहले आपको टेंडर करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, तो पहले आपको डिसाइड करना है तो 5 साल में कंप्लीट होगा तो पहले कितना कितना 5 साल में कितना इन्फ्लेशन होना है या फिर कितना प्राइस लेवल अभी का जो वेजेस है या फिर लेबर का कॉस्ट है तो 5 साल में ऑटोमेटिक इंक्रीज किया होगा। तो 5 साल का जो बोल सकते हैं कि लेबर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में कितना है, रॉ मटेरियल का प्राइस ऑटोमेटिक ग्रो हुआ होगा, इंक्रीज किया होगा, तो उसका प्राइस उस हिसाब से कितना पड़ेगा। उसके बाद जो अदर खर्चा है ये खर्चा भी इंक्रीज हुआ होगा। तो ये सब प्राइस को, इन कॉस्ट को आपको कंसिडर करके आपको टेंडर भरना होता है। तो पहले से एस्टिमेट करना होता है कितना कॉस्ट होगा, तो उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, प्रॉफिट कुछ हिस्सा प्रॉफिट ऐड करके आपको क्या करना है, अभी प्रॉफिट मान लीजिए 1000 है कॉस्ट आपने एस्टिमेट किए, अभी प्रॉफिट चाहिए 100 रुपीज़, तो ये 100 करोड़ हो सकते हैं। 100 करोड़ हुए तो उस हिसाब से इसका टेंडर प्राइस कितने बढ़ेंगे, 1100 में भरेंगे। ये इसका प्रोसीड्योर पहले एस्टिमेट करना है। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हैज टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर ईच जॉब बिफोर इट अंडरटेकन। या फिर पहले शुरू होने से पहले आपको कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग बनाते हैं। एलोकेट जॉब ऑर्डर नंबर एज सुन एज द ऑर्डर इज रिसीव। जब ऑर्डर रिसीव होते हैं आपको क्या करना पड़ता है, एसेट होता है, इट इज मस्ट बी असाइंड ए सेपरेट जॉब नंबर। अलग सा जॉब नंबर सेपरेट किया जाता है क्योंकि पहले से इसका कॉस्ट फिक्स किया गया है किसके द्वारा, कि जिससे आपने टेंडर लिए हैं, तो इसका अलग सा एक टेंडर है, टेंडर नंबर या फिर जॉब नंबर 1 2 3 4 ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे या मेंशन करेंगे, उसी हिसाब से इसका कितना कॉस्ट है अलग सा जॉब नंबर में। या फिर एक ही नंबर आप एक बड़ा कंट्रैक्टर है उसका, उसमें 5 या 10 कॉन्ट्रैक्ट 10 बिल्डिंग बनाने के लिए टेंडर लिया है, तो अलग अलग एक ही बिल्डिंग का दूसरा एक डिपार्टमेंट है, तो अलग सा ये एक नंबर का एक जॉब नंबर का इसका एस्टिमेटेड जो टेंडर है ये मान लीजिए 1 लाख करोड़ है, तो या फिर 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ है तो ये एक 100 करोड़ का यहाँ पे जब टेंडर लिया है तो 100 करोड़ का इसका कॉस्ट टोटल कॉस्ट
में से इसमें प्रॉफिट लाना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका इस टेंडर में कितना कॉस्ट है, रिलेटेड कॉस्ट को आपको, रॉ मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, ये सब कॉस्ट को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। उसके बाद दिस फैसिलिटी रेफरेंस फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज फॉर कॉस्टिंग पर्पज के लिए। उसके बाद प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन ऑर्डर, और आपको प्रोडक्शन ऑर्डर प्रिपेयर करना होता है। इफ द जॉब इज एक्सेप्टेड, प्रोडक्शन ऑर्डर इज मेड आउट बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट इन द फॉर्म एज सोन। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जब यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर बनाना पड़ता है। तो इसके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आपको लिखना होता है नेम ऑफ द कस्टमर, डेट कंप्लीशन, किस डेट में कंप्लीशन होने के लिए यहाँ पे दिया है, टाइम ड्यूरेशन दिया है। उसके बाद कमेंसमेंट क्या है, कंप्लीशन क्या है। उसके बाद कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, तो ये वाला डिजाइन करना है, ये कुछ करना है, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन को, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को इसमें आपको मेंशन करना है, क्योंकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको मार्क करके काम करना है। जब नंबर देना है, डेट, बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ पे नंबर, और ड्राइंग अटैच करना है यहाँ पे उसमें। उसके बाद क्वालिटी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको मशीन्स टू बी यूज्ड और टूल्स रिक्वायर्ड, ये आपको लिखना है। यहाँ पे क्वांटिटी क्या है और डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, और मशीन कौन सा मशीन यूज किया जाएगा और कौन सा टूल्स वगैरह यूज किया जाएगा, इस पर्टिकुलर जॉब में आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग कॉस्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, द कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड सेपरेटली। कॉस्ट को आपको कलेक्शन करना है, सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। इसके लिए यहाँ पे देखिए फॉर्म्स ऑफ जॉब कॉस्ट शीट बनाना है, तो कस्टमर, जॉब नंबर, कमेंसमेंट और कंप्लीशन। यहाँ पे इसके लिए जॉब कॉस्ट शीट ये है, ये वाला फॉर्मेट। इसमें मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड अलग सा दिया है। तो देखिए मटेरियल का डेट क्या है, मटेरियल रिक्वेशन नंबर, मटेरियल का अमाउंट, ये सब आपको बताना है। कितना मटेरियल किस डेट में आया, इसका रिक्वेशन, वाउचर नंबर, बिल वगैरह नंबर लिखना है, और इसका अमाउंट क्या है इसमें टोटल करना है। उसके बाद इसका लेबर, लेबर कितना कॉस्ट है डेट में, कितना आवर काम किए, इसका पर आवर रेट क्या है, और इसका अमाउंट क्या है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है इसका टोटल। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है और कितना घंटा काम किए हैं और रेट किया है और अमाउंट। उसके बाद इसका कॉस्ट समरी, कॉस्ट समरी का मतलब इसमें जो टोटल आया है कॉस्ट, उसका एक समरी वैल्यू लिखना है। मटेरियल कितना कॉस्ट है, लेबर कितना रुपीज है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, ये सब ओवरहेड आपको इसमें मेंशन करना है। उसके बाद प्राइस कोटेड और लेस कॉस्ट। यहाँ पे प्राइस कोटेड का मतलब है कितना प्राइस कोटेड किए थे आप, कितना प्राइस कोटेशन में दिया है। कोटेशन में जो है आपने जो टेंडर लिए हैं, तो वहाँ पे प्राइस कोट किए होंगे। कोट का मतलब आपने जो टेंडर को बोले थे कि 10,000 या 100 लाख का, कि ये वाला जो टेंडर में 100 लाख रुपए में मैं ये बिल्डिंग बना लूंगा, तो ऑटोमेटिक 100 लाख या फिर 1 करोड़ रुपये है। ये वाला क्या है, टेंडर रुपीज है, टेंडर कॉस्ट है, तो ये वाला प्राइस कोटेड है। तो 100 या फिर 1 लाख, 1 करोड़, और लेस कॉस्ट, कितना कॉस्ट आपको इनकर्ड हुआ, ये वाला टोटल ही कॉस्ट है, कॉस्ट समरी। तो लेस करेंगे इसका कॉस्ट समरी, या फिर बोल सकते हैं इसका कॉस्ट, मान लीजिए 100 1 करोड़ माइनस 90 लाख यहाँ पे कॉस्ट हुआ है, तो ऑटोमेटिक जो 10 लाख रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ जॉब्स, यहाँ पे
कि जॉब कॉस्ट को कौन सा सोर्स में कलेक्शन करेंगे। देखिए मटेरियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल इशू एंड एनालिसिस शीट आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कि वेजेस के लिए जॉब कार्ड और लेबर एब्स्ट्रैक्ट और वेज एनालिसिस शीट आपको देखना पड़ेगा। जॉब कार्ड क्या है, जॉब कार्ड में क्या होता है, एक लेबर ने कितना काम किया है या फिर कितना घंटा काम करता है, ये यहाँ पे मेंशन होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको वाउचर वगैरह आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा। ओवरहेड के लिए charged on the basis of predetermined rate based on the method of exertion used। यहाँ पे ओवरहेड अलग अलग खर्चे के लिए फैक्ट्री का ओवरहेड यानी कि बोल सकते हैं कि जैसे बताया था फैक्ट्री लाइटिंग में टोटल लाइटिंग कितना है और फैक्ट्री में कितना होगा, जितना पॉइंट टोटल इलेक्ट्रिक मान लीजिए 1000 रुपया है तो टोटल पॉइंट है 100 पॉइंट, तो एक पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा 1000 वन डिवाइडेड बाई 100 पॉइंट। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 10 रुपया पर पॉइंट, तो उस हिसाब से 5 पॉइंट है तो 50 रुपीज आ जाएगा फैक्ट्री का। तो उस हिसाब से आपको ओवरहेड को अपॉर्शनमेंट और एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद लास्ट में आपको एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट को आपको कंपेयर करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे इवैल्यूएशन करना है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द जॉब एक completion report is sent by the production sub to the costing department। production sub से costing department को जाता है। the costing department then prepares the job cost sheet and ascertain the actual cost and profit on job। तो actual profit है और कितना cost है या फिर loss है, ये वाला ascertain करते हैं। तो इसी हिसाब से आपको जॉब कॉस्टिंग ये वाला प्रिपेयर किया जाता है। तो दिया है यहाँ पे सिमिलर कोटेशन ऑफ जॉब नंबर दिया है D2, मटेरियल वेजेस प्राइम कॉस्ट आता है, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस इतना दिया है। तो ये सब आपको देखना है। और थैंक यू क्लास, और आप सब एग्जिट हो जाइए। थैंक यू सर।